बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का अब आगाज़ हुआ ही चाहता है और PSL का जो थीम सॉन्ग है वो भी अब रिलीज़ कर दिया गया है, तो पूरी तरह से तैयारियाँ अरूज पर हैं। प्रोग्राम में आज में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त क्रिकेटर कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड्स दिलाए, कई फतूहात में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सिलेक्शन कमेटी में गए तो उनकी सिलेक्ट करदा टीमों ने पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़े डिपार्टमेंट को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स थी उसके ज़रिए वो रन करते रहे। और एक ख़ास बात थी इनके डिपार्टमेंट की और वो ये थी कि अंडर-19 से ये प्लेयर पिक करते थे और फिर वहाँ से ग्रूम करते थे और फिर जो दीगर डिपार्टमेंट थे बाद में उन प्लेयर्स को या तो वो पिक कर लेते थे या फिर इनके डिपार्टमेंट के वो प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल कर लेते थे। आज मेरे साथ मौजूद होंगे बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब, उनको हम शो में खुशामदीद भी कहेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां शुरू। ICC अवार्ड्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम। बाबर आजम ने मेंस वनडे क्रिकेटर का ताज सर पर सजाया। शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। T20 क्रिकेट के राजा मोहम्मद रिजवान, जबकि ICC इमर्जिंग वुमेन कैटेगरी में फातिमा सना क्रिकेटर ऑफ द ईयर मुंतखब हुई। ICC वुमेन वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, बिस्मा मारू टीम की कप्तान मुकर्रर। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने मुसलसल तीसरी कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने भारत को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। शादी जल्द करने से विराट कोहली के लिए फॉर्म के मसाइल पैदा हुए। मैं कोहली की जगह होता तो इतनी जल्दी शादी ना करता, शोएब अख्तर। अगर विराट कोहली अपनी कप्तानी जारी रखते तो बहुत से लोगों को उनकी कामयाबी हजम नहीं होती। साबिक हेड कोच रवि शास्त्री। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, बात को और प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊं, आज एक अफसोसनाक खबर हमारी समातों तक पहुंची कि आज पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट मैचेस खेले और क्या ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने वक्त के, कि आखिरी इनिंग में भी टेस्ट मैच की 60 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। कुछ अरसे पहले हमारे शो का भी वो हिस्सा रहे, काफ़ी बीमार भी रहे और लेकिन उसके बावजूद वो हमारे शो का हिस्सा रहे। आफ्ताब बलोच साहब आज खालिक हकीकी से अपनी बीमारी के बाद जा मिले। अल्लाह ताला आफ्ताब बलोच भाई की मग़फ़रत फरमाएँ, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाएँ। आफ्ताब बलोच साहब का नाम पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा कि 499 रन की जो हनीफ मोहम्मद साहब की इनिंग थी, उसके बाद 428 रन की दूसरी बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इनफरादी इनिंग खेलने वाले आफ्ताब बलोच साहब हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, बड़े ज़बरदस्त कप्तान रहे और उनको कप्तानों को कप्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस तरह मुख्तलिफ हैसियतों उन्होंने अपने रोल को मनवाया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुख्तलिफ हैसियतों के साथ वाबस्ता रहे, जूनियर टीमों के साथ वाबस्ता रहे, तो यकीनन ये नाम पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी नहीं बुलाया जा सकेगा। इकबाल कासिम साहब बेंगलोर के हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इकबाल भाई, आपने तो काफ़ी क्रिकेट खेली होगी आफ्ताब बलोच साहब के साथ, बहैसियत इंसान आपने उनको कैसा पाया? क्योंकि बहैसियत क्रिकेटर तो हम सब उनके जो रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल में भी, जो उन्होंने कम क्रिकेट खेली लेकिन सब जानते हैं कि कितने ज़बरदस्त वो बैट्समैन थे। सलमान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके मग़फ़रत फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और इनके घर वालों को और इनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये एक बड़ा लॉस है और ख़ास तौर पे मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो नेशनल बैंक में जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त ये हमारे कप्तान थे और मैंने उनकी लीडरशिप में खेला है और आप यकीन करें कि वो ऐसे पाए के कप्तान थे कि वो परवाह नहीं करते थे कि कौन आगे टीम है। PIA की टीम उस ज़माने में बहुत हैवी वेट प्लेयर्स के साथ होती थी और बहुत ज़बरदस्त टीम होती थी जिसमें बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर खेलते थे, ज़हीर अब्बास, वसीम बारी, मसूद साहब, आसिम मसूद और सलीम अल्ताफ़, वसीम, बहुत सारे, परवेज़ सज्जाद और ये, मगर कभी भी उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी
वो एक मैदान के अंदर खेलते थे और उनकी कप्तानी जो थी वो बहुत ही पाए की होती थी। और ख़ुद प्लेयर बहुत अच्छे थे, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। स्पिनर्स को बहुत ख़ास तौर पे स्पिन बॉलिंग को तो वो ज़बरदस्त खेलते थे। और मैंने उनको देखा है कि फील्डिंग में उनका मेयार बहुत आउटस्टैंडिंग था। उनकी परख थी सिलेक्शन में भी, जब वो आए छोड़ के तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन करते थे, प्लेयरों को पहचान जानते थे, खिलाड़ियों की नफ्सियात को समझते थे, टेक्निक को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो गर्ज़ है कि वो एक पाए का क्रिकेटर था जिसने पाकिस्तान की भी बहुत खिदमत की, कराची सिटी क्रिकेटर्स की बहुत खिदमत की है। और मैं समझता हूँ इट्स ए ग्रेट लॉस। ये पाकिस्तान को ख़ास तौर पे सिंध के अंदर ये काफ़ी नुकसान हुआ है, ये हमारा समझ लें। डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम और एक ऐसा खिलाड़ी जो तादेर पाकिस्तान की खिदमत कर सकता था, उसके ऊपर इस तरह की बातें की गई, ऐसी बातें की गई कि उनका कैरियर ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो सका। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आखिरी टेस्ट इनिंग में भी उन्होंने 60 रन की नॉट आउट खेली और उनके सामने अटैक क्या था? उनके सामने अटैक था बर्नार्ड जूलियन जैसा बॉलर उनके सामने था, एंडी रॉबर्ट्स जैसा बॉलर उनके सामने था, कीथ बॉयस जैसा बॉलर उनके सामने था, तो एक इसके अलावा लांस गिब्स जैसे बॉलर उनके सामने थे। उसके बावजूद एक प्लेयर अगर 60 रन की नॉट आउट इनिंग खेलता है तो फिर पाकिस्तान ही की बदकिस्मती है। उस प्लेयर की तो बदकिस्मती कम है, लेकिन पाकिस्तान ही की बदकिस्मती है कि उसके बाद भी, इस परफॉर्मेंस के बाद भी जो है उनको मौके नहीं दिए गए। लेकिन हम आफ्ताब बलोच साहब को भूले नहीं, क्योंकि हमने तो या हमारी जनरेशन है उन्होंने तो उनको खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जो उनकी कारनामे हैं वो इकबाल कासिम साहब जैसे, शोएब हबीब साहब जैसे, तौसीफ अहमद साहब जैसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे हमें सुनने को ज़रूर मिले। कमेंट्री बॉक्स ज़रूर इनके साथ शेयर करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। खुद जी स्पोर्ट्स के स्टूडियो में भी वो एक शो में हमारे साथ अनवार उल हक साहब के साथ मौजूद थे और उस वक्त भी बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, खुसूसी दावत के ऊपर उन्होंने इस शो को रौनक बख्शी और आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आज पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर आंख जो है वो अश्कबार है और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा जो हर शख्स है उसका दिल जो है वो उदास है। इस वक्त हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम इकबाल कासिम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे आफ्ताब बलोच साहब के हवाले से, लेकिन ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ने का नाम है और ज़िंदगी जो है वो रुक नहीं सकती है। वक्त का पहिया, वक्त का सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब सफ़र तय करता रहता है और अब ये सफ़र तय करता हुआ पहुँचा है पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों की जानिब, जहाँ एक अरसे तक ICC की जब भी प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट जब अनाउंस होती थी तो कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर उसमें शामिल नहीं होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मर्द पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी भी जो है वो इस लिस्ट का हिस्सा हैं। फातिमा सना ने यहाँ पे अपनी जो है वो एंट्री की है। इसके साथ साथ बाबर आजम के बारे में आपने हेडलाइन में देखा, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में देखा, रिजवान के बारे में, और साथ साथ फवाद आलम भी जो है वो ICC के जो लिस्ट है, जो प्लेयर्स की लिस्ट है उसमें वो शामिल किए गए। इकबाल कासिम साहब जिनका तस्करा मैंने इब्तिदा में किया, इंट्रो में किया कि हमेशा से अंडर 19 क्रिकेटर्स को इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया, चाहे वो खालिद लतीफ़ हों, चाहे वो सलमान बट हों, चाहे वो मोहम्मद आमिर हों, चाहे वो हम्माद आज़म हों, चाहे वो एहसान अली हों, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया। उसके बाद वो बाद में सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट में गए और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए भी खेले। इकबाल भाई, आप तो वो हैं जो सिलेक्शन कमेटी से भी वाबस्ता रहे और अगर मैं इसमें एक और नाम लूँ तो असगर को आपने खेलते हुए देखा था। वो हब से खेलने के लिए आए थे ग्रेड 2 का मैच और फिर पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर मिला, गो कि उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। तो आप तो वो हैं कि जो जिनकी आई बड़ी ज़बरदस्त है। आप किस तरह इस पेशरफ्त को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कई नौजवान खिलाड़ी इस वक्त ICC ने भी रिकॉग्नाइज़ किए हैं? अली सलमान, सबसे पहली बात तो यह कि देखिए पिछले कई 5-7 साल से मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की टीम में कोई हीरो ऐसा नहीं था जो उभर के आया हो। ये आखिरी जो हमारे पास इंजमाम, मिसबा, ये जो हफीज़ और ये समझ लीजिए थे, और उसके बाद जो लड़के जो थे जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं वो तो आपको पता है वो तो फॉलो करते हैं ना, वो तो एक ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं जिसका नाम हो, जो फेमस हो, जो अच्छे क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे इसकी पजीराई हो, तो उसको वो फॉलो करते हैं। तो जिसमें फिर कुछ इत्तेफाक से कुछ वाक़यात ऐसे हो गए जिसमें 2-4 नाम लड़के आए थे। मोहम्मद आमिर का नाम हुआ था, सलमान बट और ये वो, मगर वो सब मैच फिक्सिंग और इसके चक्कर में चले गए। तो बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक खिला पैदा हो गया था
और मैं ये देख रहा हूँ कि बाबर आजम के आने के बाद से, शाहीन शाह आफरीदी के आने के बाद से, रिजवान के बाद से, तो ये फवाद आलम, ये इन 3-4 लड़कों ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को उठाया है। और एक किस्म का आप समझ लें कि यंगस्टर्स के लिए ये एक मिसाल बन गए हैं, इंस्पिरेशन बन गए हैं। और ये इसको रिकग्नाइज़ किया है आईसीसी ने, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और इसके लिए पीसीबी को जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है, खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी जाए कम है। और ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, आपने एक अरसा क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, और आप बदकिस्मत रहे कि अपनी 1000 विकेटें मुकम्मल नहीं कर सके। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी एक आई थी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम है। लेकिन ये सब जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर आईसीसी ने रिकग्नाइज़ किए, मैं मेल क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये सब वही प्लेयर हैं जो हमारे पुराने डोमेस्टिक के सिस्टम से और स्ट्रक्चर से निकल के सामने आए। तो ये आप किस तरह से देखते हैं कि जो डोमेस्टिक सिस्टम तब्दील किया गया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब्दील किया, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को सिर्फ 6 रीजन में समेट दिया गया, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए? क्योंकि जब आपने T20 वर्ल्ड कप में भी टीम देखी आपने कि जब आपने उन लड़कों को जो आपके सिस्टम की प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, आजम खान हुए या दूसरे प्लेयर हुए, उनको फिर आपने तब्दील किया और फिर वापस आप पुराने लड़कों की तरफ आए, तो आपको लगता है ऐसा कि जो नया स्ट्रक्चर है ये बेनिफिशियल है या डिजास्टर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, ये बड़ी लंबी डिबेट है। ये मुख्तसर तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी आदमी काम करता है, कोई सिस्टम को जो चल रहा होता है उसको नहीं छेड़छाड़ करता, बल्कि अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है। क्रिएट करने के बाद उसको वो परवान चढ़ा के उसके पैरेलल लेके आता है, फिर वो दूसरे सिस्टम को आप ख़त्म करते हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं ना, आपने पहले अपना जो पुराना सिस्टम था जैसा भी था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा या बहुत होगा, मगर वो सिस्टम एक चल रहा था जिससे आपने अब तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री जो बता रही है कि सारी जो फतवात हैं वो उसी सिस्टम के तहत आई हैं। तो उसको चलने देते आप अपना सिस्टम जो 6 टीमों का, 4 टीमों का, जो भी व्हाटएवर आपने डिसाइड किया है वो चलाते, और आप उसको एक पैरेलल एक बना लेते, और उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ जी अब ये मुतमईन है, इसको शिफ्ट ओवर कर दें, तो वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। मगर अब क्योंकि इन्होंने कर दिया है और सिलसिला जो है अभी तक 3.5 साल में क्लब क्रिकेट जो है वो नापईद है। और वो जो कंट्रोल क्रिकेट, मैं इसको तो ये कहूँगा ये कंट्रोल क्रिकेट है, जो आप 6 टीमें बना के और लिमिटेड क्लब्स को परमिशन देकर और आप वो खेल रहे हैं, ना एसोसिएशंस का पता है, ना कोई नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई वो नहीं है कि जिससे लड़के जो हैं वो साइकिल चलना बंद हो गई है। जो एक होता है प्रोडक्शन लाइन होती है वो बंद हो गई है। वो बंद जब इसलिए हो गई कि वो जो टूर्नामेंट्स होते थे, लड़के खेलते थे बेतहाशा, यानी हर वक्त कराची के अंदर, लाहौर के अंदर आपको मैचेस खेलते हुए लड़के नज़र आते थे, वो टूट गया। या तो हमने खुद ब्लॉक लगवा दिया है कि भाई अब इतने लोग नहीं खेलेंगे, लिमिटेड लोग खेलेंगे, और लिमिटेड लोग खेलेंगे तो भाई फिर लिमिटेड ही टैलेंट आएगा ऊपर। लेकिन जितना भी है अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान टीम में जो पिछले 2-3 साल से लड़के जो खेल रहे हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली है। हमारे ऊपर के नताइज तो बहुत अच्छे हैं, मगर आने वाले दिनों में फिर एक खिला पैदा हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि इसका क्रेडिट भी रमीज़ राजा साहब को जाता है? क्योंकि इस वक्त रमीज़ राजा साहब तन्हा हर महाज पे नज़र आ रहे हैं। CEO साहब जो फैसल हसनैन साहब हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उनका कोई हमें रोल नज़र आ नहीं रहा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, उसका तो शायद काम ही ये है कि मनपसंद लोगों को जो है वो प्लेयर्स प्रोवाइड करना है, और शायद उनके दानिश में कोई छोटा चैनल है, कोई बड़ा चैनल है, कोई शायद उनकी मनपसंद ज़बान में इजाज़त नहीं मांगता उनसे इंटरव्यूज़ करने की। तो इस तरह से उनका जो मीडिया का डिपार्टमेंट है वो भी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये मैंने पहली मर्तबा इस सीजन में देखा कि ड्यूरिंग द सीजन जो है वो खिलाड़ियों को अपने कमीज़ों पे जो है वो टेप लगा के खेलना पड़ा, स्पॉन्सर्स के नाम छुपाने पड़े। आप भी इतने से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आपने भी बहुत सारे इवेंट्स स्पॉन्सर किए हैं, आपने मुख्तलिफ गैर मुल्की लीग्स भी स्पॉन्सर की हैं अपने इदारे के तवस्सुत से। तो ड्यूरिंग द इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइजर्स जो स्पॉन्सर्स हैं वो पुल आउट कर गए। तो बहुत सारा मैस है जो रमीज़ राजा साहब को अकेले तना देख रही चीज़ें, और हर मास में ऐसा लगता है कि उनको फेल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रमीज़ जो है वो एक एजुकेटेड आदमी है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी काम कर चुका है एज ए CEO, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो चीज़ों को समझता है।
क्रिकेट को तो कम से कम क्रिकेट को और क्रिकेट के मैटर्स को तो मसाइल को तो हल करना वो उसके लिए मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होना चाहिए। और रह गए मार्केटिंग और ये दूसरे शोबे हैं, उसके लिए ज़ाहिर है बोर्ड के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया जाए। और मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे मुमकिन है कि इसमें जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। थोड़ा रिव्यू करें, आहिस्ता आहिस्ता एक अपनी टीम बना लें और टीम के साथ डिस्कस करके चीज़ों को चलाएं और देखें। और सोलो फ्लाइट वो अक्सर कहते हैं कि मैं वन मैन शो, ठीक है सब कहते हैं तो मैं हूँ, मगर प्रैक्टिकली जो है वो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि बग़ैर मशावरत के और बग़ैर कंसल्टेशन के नहीं हो सकता काम। इतना बड़ा ये ह्यूज मैस है, इसको क्लियर करते करते टाइम लगेगा। बहरहाल अभी तक जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में लेकिन इकबाल भाई किस तरह से टाइम किस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि एग्रेसिव हैं, और यकीनन ये बात बहुत सारे लोग क्रिकेट के हलकों में ये बात कही जाती है कि रमीज भाई थोड़ा एग्रेसिव मोड में आए हैं। लेकिन वो क्यों ना एग्रेसिव हो? जिस तरह मैंने पहले कहा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लास सीजन जो है वो स्पॉन्सर्स आपके जो है वो पुल आउट कर जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि आप DRS का सिस्टम होता नहीं है, तो बाबर हमीद साहब की नेग्लिजेंस की वजह से इतनी बड़ी सीरीज में DRS का सिस्टम नहीं होता है। फिर कोरोना की वजह से जो है वो कोविड के मसाइल जो है वो जो सामने आते हैं, प्लेयर्स बायोसिक्योर बबल तोड़ते नजर आते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी अंडर 16 टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया गया। कौन उसके जिम्मेदार हैं? अभी तक उनका तयन नहीं हुआ। तो बहुत सारा मैस है जो क्रिकेट बोर्ड में फैला है, और मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो शायद वो प्लेयर्स की जो वीडियोस हैं शायद वो सोशल मीडिया पे रिलीज करने में मसरूफ है। कोई अभी तक आया नहीं कि कौन इसका मैच का जो जिम्मेदार है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च हो गए। पहले टूर्नामेंट के लिए लड़के और कोचिंग का स्टाफ जो था होटल्स में रहा, फिर वो पोस्टपोन हुआ, अब दोबारा कलाइयों के टेस्ट हो रहे हैं, दोबारा बोन के टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो फैली, तो एग्रेसिव होना नहीं चाहिए क्या उनको? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। एक बात अली सलमान, आपकी जो है बात अंडर 19 वाले टूर्नामेंट की, उस पर मैं बहुत ताला हूँ और यकीनन गुस्सा भी है कि यार ये मतलब चलिए रमीज राजा नए हैं, CEO साहब नए हैं, उनको तो समझ में आती है कि बहुत सारी चीज़ें वो करते करते वो समझते टाइम लगेगा। मगर जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो वो तो कम से कम उनसे तो ये गलती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो उनको कर, बल्कि उनको तो ये सिस्टम अभी तक डेवलप कर देना चाहिए था कि वो इसमें ओवर एज का या ये मसले मसाइल ना पैदा होते। अब ये जगह सही होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा होता है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो जो कोचेज़ हैं वो मेरा यकीन करें बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है कि अगर अंडर 13 और अंडर 19 में भी हम चीज़ों को सही नहीं कर पाते तो वो फिर हम अपना जाहिर सी बात है इमेज भी ख़राब होता है। तो मेरा ख्याल है रमीज़ का अग्रेसिव होना इस लिहाज से भी दुरुस्त है कि डिसीजन उसने लिया कि स्टॉप कर दिया, वरना कोई और होता तो ये स्टॉप नहीं करता। ये एग्रेसिवनेस है और मगर इससे नुकसान भी हो रहा है कि हमारी साख भी ख़राब होती है, हमारे डिपार्टमेंट की भी और हमारे PCB की भी और मुल्क की भी। तो लिहाजा इसके लिए अंडर एज जो क्रिकेट है, अंडर 13 हुई या अंडर 16 हुई, ये तो एक असास है, क्योंकि जो लोम्बर्ड अंडर 15 की जो टीम बनी थी उसमें कितने सारे क्रिकेटर पाकिस्तान को मिले। अगर मैं नाम गिनवाने बैठूं, प्रेम का वक्त खत्म हो जाए, फैसल इकबाल, हसन रजा, बाजिद खान, यासिर अरफात, कामरान अकमल, शुएब मलिक, तौफीक उमर, बहुत सा जानिसार खान, बड़े क्रिकेटर मिले। इसके अलावा अंडर 19 में आप देखें PIA कोर्ट जब बनी तो शुएब मोहम्मद, रिजवानुज़्ज़मा जैसे प्लेयर मिले। जब आपने जूनियर टीम बनाई तो आपको सईद आज़ाद जैसे और साजिद अली जैसे प्लेयर मिले। तो यहीं अगर शुरू से ही आप मैच कर देंगे तो फिर आप एक फाउंडेशन खराब कर देंगे, तो फिर बिल्डिंग कैसे अच्छी बन सकेगी? नेचुरली वो तो होता ही है। जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही सही तरीके से चीज़ों को नहीं रखेंगे। देखिए हमारे यहाँ इत्तेफाक की बात है, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 19 टीमें बन रही हैं, मगर हमारी इनकी कोई क्लबें नहीं है। अब कहाँ से ढूंढेंगे? ये कोई सिस्टम है कोई? अब हम वो मैं बात बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि अपनी चाल चलनी चाहिए, दूसरों की देखकर, किसी का महल देखकर अपनी झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए। अपना काम करें, जो हमारा सिस्टम है उसमें हाँ आप तब्दीली ज़रूर करें, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। आपने 6 टीमों की क्रिकेट खिलानी है, खिलाइए, मगर नीचे लेवल पे खुदा के वास्ते जो हमारा ग्रास रूट लेवल का जो सिस्टम था उसको बहाल करें, क्लब क्रिकेट को बहाल करें। ग्राउंड वीरान हो गई है, लोग जैसा भी था उसको उसमें बेहतरी की गुंजाइश थी तो करें बेहतरी की गुंजाइश, उसमें कोई मना तो नहीं था, लेकिन
उसको बंद कर देना, उसको टोटली ख़त्म कर देना। नीचे ग्रास रूट लेवल पे क्लबों की अब लॉयल्टी कोई नहीं रही, कोई किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो लोग जो सारा सारा दिन टाइम लगाते थे, लड़कों को ग्राउंडों पे लेके जाते थे और लुक आफ्टर करते थे, वो नहीं रहे। वो क्योंकि नहीं रहे? क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। किसी को क्या पड़ी है कि भाई मैं आपको लुक आफ्टर करूं और मेरा कोई वहाँ पे स्टेक ही नहीं है। तो ये जो है रमीज़, मेरा ख्याल है इस बात को समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये गलत हुई है, इसको बहाल करना चाहिए कि एसोसिएशन जो नीचे लेवल पर है वो बहाल करें। आप प्रोविंशियल एसोसिएशन बनाएं, बिल्कुल बनाएं, और आपने अपनी जो 6 टीमें रखनी है वो रखें, मगर नीचे जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो पुराना था उसको वापस बहाल करना चाहिए। और इकबाल भाई, आप तो अंडर एज क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं तो अंडर एज क्रिकेट का रोना रो रहा हूँ। यहाँ तो सेकंड 11 की कारकर्दगी को कहीं कहीं हाईलाइट किया ही नहीं जाता। मैं शायद पाकिस्तान का बेवकूफ़ तरीन एंकर हूँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को हाईलाइट करता हूँ। आप यकीन करें, जब सिंध ने दूसरी मरतबा जो है वो सेकंड 11 का टाइटल अपने नाम किया, तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने गुलाम अली को लेने के लिए और जो डोमेस्टिक के सेकंड 11 के परफॉर्मर थे उनको लेने के लिए, मैं लिटरली आज ये बात कर रहा हूँ कि मुझे खून थुकवा दिया और किसी सूरत में तैयार नहीं थे कि वो जो है उनको मीडिया पे आने दें, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने दें। तो ये जो रवैया है, आपको लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक माफिया है कि जो क्रिकेट को सबूताज करने के लिए ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए शायद उनकी कोशिश इतनी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर टीम जीती है तो उसके कोच को क्रेडिट देना चाहिए और उसका इंटरव्यू होना चाहिए कि उसने कैसे मेहनत की, क्या किया। ये तो देखिए, ये तो चीज़ें सब जब तक ये उनको आप मोटिवेशन नहीं देंगे, वो भी अकाउंटेबल कैसे करेंगे फिर आप? अगर आप किसी को बोलने नहीं देंगे तो अकाउंटेबल ही नहीं हो सकता वो आदमी। तो उसको ये मेरा ख्याल है कि रमीज़ इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई हल वो निकालेंगे। अब हम क्योंकि अभी आए हुए उनको थोड़ा सा वक्त हुआ है, इतना ज़्यादा हम नहीं सकते, लेकिन सिर्फ जितना पोर्शन पुराने लोगों का है और जो पहले से काम कर रहे हैं उस पोर्शन पे मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है कि यार ये गलत है, इनको पहले से ही सिस्टम बनाना चाहिए। अब कितनी अजीब सी बात है कि जो बंदा सिस्टम चला रहा है वही साथ बैठ के वो टूर्नामेंट को कैंसिल कर रहा है। यार ये कैसे, क्या ये 3 साल से क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए? ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड में हालात ये कि एक 6, आप खुद भी जो है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा रहे हैं, हम सब जानते हैं, 6 महीने में 2 प्रमोशन लेने वाले जो हैं वो इस वक्त ज़मीन पे पाँव रखने को तैयार नहीं है। और अगर उनसे बात की जाए कि भाई आपके प्लेयर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, मीडिया के स्टेक होल्डर है, हमें प्लेयर आप अलाउ कर दें ताकि हम उनकी हाईलाइट करें परफॉर्मेंसेज को, वो दुनिया उनकी परफॉर्मेंस देखे। नहीं तो वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप तो हाईलाइट कर दे रहे उनकी परफॉर्मेंस। सारी तवज्जो आपकी पाकिस्तान टीम के ऊपर है, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर है। ये नीचे की क्रिकेट को अगर हम जैसे चंद लोग अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो खुदारा हमें सपोर्ट करें, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का ही फायदा होगा। लेकिन शायद इनके कान पे जूं रेंगने को तैयार है ही नहीं। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में कोचेस की तलाश का सिलसिला जारी है। और इकबाल कासिम साहब खुद भी जो सिलेक्शन कमेटी से वाबस्ता रहे हैं और मैनेजमेंट से वाबस्ता रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की कोच बेनिफिशियल होगा। जिस तरह हमने T20 में इसका एक तजुर्बा देखा कि सकलैन के साथ जो थे फ्लेंडर को हमने देखा और इसके साथ साथ मैथ्यू हेडन को देखा और किसी हद तक ये तजुर्बा कामयाब होता नजर आया। क्या मुस्तकबिल में भी इसी किस्म के तजुर्बात हमें नजर आएंगे या फिर कोई लोकल कोच होगा? बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कोचेस के हवाले से। इकबाल भाई, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आने वाली है और इस वक्त जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उसका अभी तक हम तयन नहीं कर सके हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ने माजरत कर ली है। आपकी दानिश में पाकिस्तान की क्रिकेट के सिनारियो को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्या मुल्की कोच होना चाहिए, गैर मुल्की कोच होना चाहिए, या जो रमीज़ राजा साहब की आइडियोलॉजी है कि सीरीज दर सीरीज अपॉइंटमेंट होना चाहिए? मेरा ख्याल है, देखिए अभी तक तो जो फॉरेनर कोच हैं वो तो मामला आपके सामने ही है कि हर 2-3 साल के बाद जो है वो बदल जाता है और वो फिर टीम जो है वो या तो वो छोड़ देता है या हम छुड़वा देते हैं उसको। फिर दूसरा ये कि हमने जो लोकल कोचेज़ रखे थे वो भी खुद ही छोड़ के चले गए, वो भी एक बैड प्रेसिडेंट हुआ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास जो लड़के खेल रहे हैं इस वक्त उनको एक अच्छा कम्युनिकेटर मिलना चाहिए
लाइक सकलैन मुश्ताक है या आकिब जावेद है, ये वो लोग हैं जो बातचीत करके बच्चों को या प्लेयरों को जो ये ब्रीड है, इनको ज़्यादा ये टेक्निकली हमारा, क्योंकि नीचे लेवल पे टेक्निकल नहीं है स्टाफ और ये ऊपर ही आते हैं, जब आते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा नोक पलक दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ बातचीत की ज़रूरत है, इनको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, इनको पैटर्नाइजेशन की ज़रूरत है। इनको अगर अच्छा पीरियड है तो उसमें जो गलतियाँ हैं वो बताने की ज़रूरत है, बुरा पीरियड है तो उसमें जो गलतियाँ करते हैं वो बताने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा इसमें कोचिंग और ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा अगर इसमें तवज्जो दे, सकलैन मुश्ताक को दोबारा कोशिश की जाए बात करके, और आकिब जावेद टाइप जो क्रिकेटर हैं वो उनको बुलाया जाए। और अगर हफीज़ रिटायर हो गया है तो हफीज़ को भी आप, वो जानता है सारे मसाइल को, उसको भी ऑफ़र करने में कोई बुरी बात नहीं है। वो भी एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, उसको भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी लोकल, अभी तो जो हम जिस फेज से गुजर रहे हैं उसमें लोकल क्रिकेटर ही हमको सूट करता है। लेकिन भाई यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है ना कि नजम सेठी साहब मेरे शो का हिस्सा थे, उन्होंने भी ये बात कही, और रमीज राजा साहब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं थे, बतौर कमेंटेटर फॉर्मर कैप्टन मेरे शो का हिस्सा थे, उन्होंने भी उस वक्त ये बात कही थी कि जो फॉरेन कोचेज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, और किसी हद तक इसमें सदाकत भी है, कि जो लोकल कोचेज होते हैं उनकी पसंद नापसंद हो जाती है, गो के फॉरेन कोचेज भी अपना बेटा टीम में बना लेते हैं, लेकिन लोकल कोचेज की ज़्यादा पसंद नापसंद हो जाती है। तो आप समझते हैं कि ऐसा है कि लोकल कोचेज की ज़ाती पसंद नापसंद और जो एक्सटर्नल जो उन पर प्रेशर है वो इम्पैक्ट डालता है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो दो किस्म का रहा है। एक तो वो कोचेज रहे हैं जब कप्तान मजबूत होता है, लाइक मिसबा है या और यूनुस है या कोई और है, तो वो फिर वही बात, इंज़माम है तो वो वही बात करता है जो कप्तान उसको गाइड करता है। वो उसकी अपनी मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, वो उसी सोच के साथ चलता है जिस सोच के साथ कप्तान होता है। वो आपस में डिस्कस करते होंगे वो मुझे नहीं मालूम, मगर जो मैंने कमेटी के अंदर बातचीत करते हुए देखा है तो उसमें मैंने ये पाया कि वो जो कोच है उसका अपना कोई वो नहीं है, वो चलता है कप्तान के साथ, क्योंकि उसको जॉब की फ़िक्र होती है कि वो साथ रहेगा, कप्तान खुश रहेगा। तो पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि कप्तान की ज़्यादा वैल्यू होती है बोर्ड की नज़र में, तो इसलिए कोच भी वो सही रहता है। एक होता है मिकी आर्थर टाइप के होते हैं, जब वो कप्तान कोई नरम टाइप का, सरफराज जो थे वो ज़्यादा वो नहीं थे, तो मिकी आर्थर जो थे वो पूरा डोमिनेट कर रहे थे। तो उसमें तो समझ में आती है बात कि वो अपना मर्ज़ी से जो कोच अपनी सिलेक्शन करते हैं वो करते हैं। पाकिस्तानी कैप्टन हो या पाकिस्तानी कोच हो, हमारा स्टाइल जो है वो यही है कि हम जो भी होता है वो कहता है मैं अगले कुल हूँ। मशावरत जो है वो हमारे यहाँ जुर्म समझा जाता है। जब मिल के बैठ जाएँ, अगर कप्तान कोच और ये बैठ के फैसला करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की भी अच्छी टीम बन सकती है। पाकिस्तानी कोच के ज़ेरे आप खेल सकते हैं और अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। मगर क्योंकि हम लोग फ़ॉरेन कोचेज़ इसलिए ला के रख देते हैं कि ताकि कोई क्रिटिसिज्म ना हो कि भाई ये झगड़े की बातें अखबार में ना आए, वो क्योंकि वो बड़ा कंप्रोमाइजिंग होता है जो भी आता है। मैंने अभी तक किसी भी कोच को ये नहीं कहते सुना कि भाई यार जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। वो कहते नहीं, जो कैप्टन आपका कह रहा है वॉट एवर कैप्टन सेज आई एम विद हिम। तो वो ये सूरत हाल है। अच्छा वाला 20 सेकंड है मेरे पास, इस मौजू को हम समअप करेंगे, फिर एक और मुद्दे पे मैं आपसे बात करूंगा। अब ये भी एक इत्तलात आ रही हैं कि जो रीजन के जो कोचेज़ हैं, जो ग्रास रूट जो डोमेस्टिक के जो कोचेज़ हैं, वो भी फॉरेन कोचेज़ होने चाहिए। ये आइडिया इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? फिर हमारे इससे फॉर्मर प्लेयर कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके जो क्रिकेटर्स हैं, पहली बात तो आप देखिए सब जो है ना, हम ऊपर की बात कर रहे हैं। हम बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोच को वो पढ़ा लिखा नहीं है। हमारी जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी क्रिकेटर जो है वहाँ से अंडर 13 का जो है वो स्कूल से एक अंडर कोच ट्रेनिंग करके आया हो तो उसको पता हो कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ तो एक लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 और दो तीन धक्के मार के पास करके सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। 1000 के कोचेस बने हुए, वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से पास कर दिए। जो आदमी मैट्रिक नहीं पास करता है वो कोचिंग का कोर्स भी कर लेता है। अब बहरहाल भी बात लंबी हो जाएगी, तो मुख्तसर बात कहने का ये है कि ये आपको ज़रूरत है आपकी एकेडमी, जो नेशनल एकेडमी है उसको मजबूत करें खुदा के वास्ते। वहाँ पर एक अच्छा गोरा कोच अगर लाना चाहते हैं तो लाएँ।
ताकि वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करे और वो ट्रेनिंग के कोर्सेज बना के दे कि कैसे आपने ट्रेनिंग करनी है, वो कोचेस को सिखाए कि कैसे कोचिंग करते हैं। हमारे यहाँ तो कोच का मतलब यह है बैठ जा और आ जा और बैठ जा और ये कर ले, वो जो नहीं करेगा वो बच्चा ज़रा वो अच्छा, ये तो आपने कोचेस की बात की ना इकबाल भाई, अब कप्तानों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपको याद होगा आप उस सीरीज का हिस्सा थे जब इंडिया 78-79 में आई, बेदी साहब गए, जब टीम वापस लेके गए बेदी साहब को सैक कर दिया गया। आसिफ इकबाल साहब वहां से जब इंडिया से टीम लेकर आए, आने से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो अब विराट कोहली के साथ भी हम देख रहे हैं इसी तरह। कुछ लोग ये कह रहे हैं शोएब अख्तर साहब के उन्होंने जो शादी कर दी, मैं अगर होता उनकी जगह तो शादी नहीं करता, परफॉर्मेंस पे असर आ जाता है। रवि शास्त्री कह रहे हैं कि अगर वो कप्तान रहते हैं विराट कोहली तो कुछ लोगों से उनकी जो डाइजेस्ट नहीं होती, उनकी जो कारकर्दगी है। सरफराज के साथ भी हमने यहाँ पे देखा, हफीज को आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बनाया, उनके साथ भी जो कुछ हुआ वो भी सबने देखा, शुएब मलिक के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा, रोते हुए यहाँ से कप्तान वापस ग्राउंड से जाते हैं। ये सब क्यों होता है इस तरह हमारे बर्रे सगीर में? सर ये बात यह है कि जब आप फैसले जो है वो लोग उस पर शिकायतों पे और राय के ऊपर करेंगे तो फिर ऐसे ही होता है ना। आप मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहिए कि, और कोई देखिए कोई भी कप्तान को अपॉइंट करने के लिए भी कोई एक सिस्टम होना चाहिए और कप्तान को हटाने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो दोनों बैलेंस करके हो। अगर उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है तो वो डिबेट होनी चाहिए कि कहाँ लैग करता है क्या है, और उसके बाद उसको थैंक यू करना चाहिए और इज़्ज़त और आबरू के साथ करना चाहिए। इसी तरीके से रखने से पहले भी उसका पहले आइडिया लेना चाहिए कि ये आदमी कप्तानी के काबिल है भी या नहीं है, या अभी वो लर्निंग करेगा जाकर। हमारे जितने बड़े बड़े कप्तान हैं, मैं तो देखा है वो खेल खेल के लर्निंग किया है, इंक्लूडिंग एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच इकबाल कासिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के इशूज़ के हवाले से। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी हमअजहत शख्सियत है, क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त रहे। पाकिस्तान में जब जब लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का तस्करा होगा, इनके तस्करे के बगैर ये किताब कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। टॉप ऑफ द लिस्ट इनका नाम होगा पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर से की फहरिस्त में। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्रिकेट मैनेजमेंट के हवाले से, क्रिकेट कोचिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम थे कि जो आज मुख्तलिफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर हमने बात की। लेकिन जाने से पहले लुब्बे लुबाब यही है और खुलासा इस गुफ्तगू का यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मीडिया ये एक जो है वो दोनों जो है एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर एक तरफ प्लेयर परफॉर्मेंस देता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में खेलते हुए, तो दूसरी तरफ अगर मीडिया उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता है तो खुदारा उसको हाईलाइट करने दिया करें। और तमाम के लिए आपकी पॉलिसी जो है वो यकसा यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। जिस ज़बान में आपको गुफ्तगू पसंद है, अगर मुझे वो ज़बान बोलनी नहीं आती तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, आप एक ऐसी सीट पर बैठे हैं कि आपको तमाम को एक निगाह से देखना चाहिए। क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि जिसके पास भी कैमरा है, जिसके पास भी माइक है, वो सहाफ़ी बन जाता है। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो उस एक कैमरा और एक माइक रखने वाला शायद ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं शायद उनके नज़दीक उनकी इतनी अहमियत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शो में होगी मुलाकात। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।